हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मेरा नाम अंकित वर्मा। 100 ट्रिकी क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये 100 ट्रिकी क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के ऊपर है। ये लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक करेंगे इस लेक्चर सीरीज़ का। बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे गेट, आईईएस, यूपीएससी, एई के लिए ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कुछ ना कुछ कंसेप्ट उसमें लग रहा होगा, वो हम देखेंगे। बेसिकली मैंने अनसोल्ड क्वेश्चंस लिए हैं कुछ अच्छी अच्छी वर्क बुक्स के, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। और मैं इसमें सबसे पहले क्वेश्चन लेना चाहूँगा, यहीं से ही डायरेक्ट उठा लेते हैं क्वेश्चन, सो दैट टाइम थोड़ा कम लगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये क्वेश्चन है, द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस एट द सेक्शन एक्स एक्स शोन इन द फिगर। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस पूछा, इसका बराबर में इसने ये सेक्शन भी दे दिया है। ये बी इसकी जो विड्थ है, ये डी इसकी जो डेप्थ है, हाफ पोर्शन है इसका ऑब्वियसली। तो पी लोड लग रहा है इस तरह से, कैंटिलीवर टाइप है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए इसने पूछा, तो मैं एक सबसे पहले अगर ड्रॉ करूँ सेक्शन को, ठीक है। और ये जो सेक्शन है, ये ऑटोमेटिकली ये एक्स एक्स मैंने हाफ पोर्शन पे इसने पूछा है। ओके, तो ये लोड ऐसे पी लग रहा है ऑब्वियसली, देख सकते हैं आप, ये लोड जो है ऐसे पी लग रहा है। सही है, क्लियर है। उसके बाद अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन कौन से स्ट्रेसेस हैं, कैसे कैसे हमें निकालना है। सबसे पहले इसमें दो टाइप की स्ट्रेस लग रही होंगी। एक तो जो इसको जो खींचने वाली फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है, जो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे लग रही होगी। दूसरा एक मोमेंट भी लग रहा होगा, वो आप कहेंगे कैसे। अब थोड़ा सा हम समझते हैं इस चीज़ को। इसका जो सेंटर होगा इस हाफ पोर्शन का, मैं अगर बात करूं, अगर एक सेक्शन में बात करता हूं इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, ये पी तो इस तरह से लग रहा है ना, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात अगर इस सेक्शन की आप बात करें, क्योंकि ये d/2 है ये, ठीक है। तो ये जो, अगर मैं इस फोर्स पी को उसके सेंटर पे ऑब्वियसली करूँगा अब, क्योंकि ये इसेंट्रिक लोडिंग है, तो अगर मैं इस पी को यहाँ पर ट्रांसफ़र करता हूँ इधर से इधर, तो यहाँ पर एक मोमेंट भी मुझे लगाना पड़ेगा, वो रहेगा p इंटू डिस्टेंस बाय 2। ये पूरा d/2 है, तो हाफ कितना होगा, d/4। तो यहाँ पर एक मोमेंट भी लग रहा होगा pd/4। तो अब ये अगर मैं लोड करूँ p के कारण क्या लोड लग रहा होगा, अब आप देख सकते हैं p सिग्मा 1। अब दो स्ट्रेस लग रही होंगी, अगर मैं, इसने मेरे से मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस पूछी है, एक तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सिग्मा 2 को मैं बेंडिंग स्ट्रेस की तरह कह सकता हूँ, जो बेंडिंग मोमेंट के कारण स्ट्रेस लग रही होगी। और ये डायरेक्ट स्ट्रेस हम इसको बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू होगी लोड बाय एरिया। अब समझिए, इस चीज़ को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, कि ये जो लोड P है, ये वाला जो P लोड लग रहा है, ये कितने उस पर लग रहा है, ये d/2 पे लग रहा है। और इसकी जो विड्थ है वो कितनी दी है, वो तो कांस्टेंट है, b है। तो pd/2 प्लस सिग्मा 2 जो बेंडिंग के कारण लग रहा होगा, वो m/i इंटू वाई। ये पता होगा, बेंडिंग इक्वेशन आपको पता ही होगा, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू, कुछ याद रहे ना रहे, ये चीज़ याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो m की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, कितना है, pd/4। y क्या होता है, अब ये y होता है, जैसे ये सेक्शन है हमारा, है ना, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे सेंटर से ये जो टॉप मोस्ट का डिस्टेंस होता है, ये कितना है, d/4 है। तो y भी कितना आ गया मेरे पास, d/4 आ गया, डिवाइडेड बाय आई क्या रहने वाला है, इस क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कितना रहने वाला है, बेस इंटू d/2/12। ओके, तो यहाँ से ये जो सॉल्व करके आता है, ये आता है 6p/bd, ठीक है। और ये क्या आता है सॉल्व करके, 2p/bd। तो क्या आंसर आ गया, 8p/bd, जो नेट स्ट्रेस है। कितना खतरनाक और शानदार क्वेश्चन था। दोनों चीज़ इस्तेमाल हुई इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, इसने पूछा था तब। ओके, क्योंकि ये जो लोड है इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, अगर मैं इस पर्टिकुलर बात करूँ, लोड इसके सेंट्रिक लग रहा है, इसके सेंटर पे नहीं लग रहा था, इस वजह से आंसर, या इसमें दोनों केस हमने लिए, बेंडिंग मोमेंट वाला भी लिया प्लस डायरेक्ट स्ट्रेस भी लिया। तो पर्सनली मुझे बहुत फेमस और बहुत पसंद क्वेश्चन था ये वाला, तो आपको भी अच्छा लगा होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इस लेक्चर सीरीज़ का 47 हम देखते हैं।
कोई अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं अब। ये भी एक अनसोल्ड क्वेश्चन है वर्क बुक का, एक फेमस वर्क बुक का। फॉर द मेंबर एज शोन इन द फिगर द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस एट पॉइंट बी इज। बी पॉइंट पे मैक्सिमम स्ट्रेस पूछी है, कितनी लगेगी भाई? लेक्चर को रोक के सबसे पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, मैं वैसे इसमें हिंट देने वाला हूँ आपको थोड़ा सा कैसे कैसे करना है, बाकी आप खुद गए क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन ये करा चुका हूँ। तो सेम क्वेश्चन है, देखिए ये जो P है, इस P को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम, ठीक है। ये 10A है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी हम निकाल लेंगे, ये 5.5 है, ठीक है। तो ये 10A है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। बहुत शानदार सी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए इस लोड को मैं अगर इस पॉइंट पे ट्रांसफ़र करता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया, ध्यान से देखते रहिएगा। ये बीम जो बनाई है मैंने, इसका ये सेंटर, मतलब इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ, ये वही पॉइंट बी है। और यहाँ से ये a/2 रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक a है, तो ये a/2 है, ये 5.5 है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना आ गया मेरे पास? 5 है। तो ये इस लोड P को अगर मैं यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा, कर दिया चलो, लेकिन एक मोमेंट भी लगेगा, P × 5 है। इस पॉइंट, अच्छा ये B पॉइंट इसने दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो मैं इसको D मान लेता हूँ, बिगर पार्डन। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, इस पॉइंट को C मान लिया था, ठीक है। तो उसका तो चलो कुछ नहीं है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसने लोड पूछा, लोड इस तरह से लग रहा है। एक तो डायरेक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्ट स्ट्रेस लग रही होगी, जिसकी वैल्यू मैं बता दूँ, P/ क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? अब इसने इसका एरिया भी दिया हुआ है हमको, A × A है, तो A² हो जाएगा, ठीक है। ये तो डायरेक्ट स्ट्रेस लग रही है। अब आप समझिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये बीम ऐसे जा रहा होगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो कैसा बनने वाला है? यू विल बी एग्री फ्रॉम माई पॉइंट। इस टाइप की बेंडिंग स्ट्रेस लगने वाली है, शायद आपको समझ आई होगी बात, ठीक है। ऊपर टेंसाइल लग रहा होगा, ठीक है, ये पॉइंट D है यहाँ से, ठीक है। और इधर नीचे क्या लग रहा होगा? कंप्रेसिव लग रहा होगा। ऑब्वियसली इट विल बी नेगेटिव एंड इट्स वैल्यू इज My/I, दैट इज सिग्मा B। तो ये माइनस सिग्मा B आने वाला है, और मैं यहाँ से निकाल दूंगा P × 5A। Y की वैल्यू अब इस सेक्शन में देखिए A/2 रहने वाली है, A/2, और किसी स्क्वायर सेक्शन है ये A/A का, तो उसके लिए होता है A⁴/12, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करके कितना आने वाला है? 12, ऊपर गया 30, ये 2.5 को 12 से मल्टीप्लाई करा 30 P/A²। तो मैं इसको कर दूँ अगर P/A² माइनस 30 P/A², तो -29 P/A² है, माइनस आया तो कंप्रेसिव, सो आंसर विल बी 29 P/A²। क्लियर? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। IES 93 का क्वेश्चन है ये, ओके। हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा आई थिंक आपको, तो इसको देखते हैं। रिजिड बी में बी सी डी इज हिंज्ड, क्वेश्चन दिख रहा है, और 2 स्प्रिंग लग रहे हैं ए बी पर, डिस्टेंस ए दिया है, तीनों का आप देख सकते हैं, और सी पॉइंट पे लोड P लग रहा है। स्टिफनेस A का 2K दिया है, B का K दिया है। तो इसका जो स्टिफनेस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये K है, A का 2K है सॉरी, और ये वाला K स्टिफनेस है। रेशियो ऑफ द फोर्सेज ऑफ स्प्रिंग एट A एंड दैट ऑफ B। बहुत ज़्यादा कुछ खास भी नहीं होने वाला है, लेकिन ये सब चीज़ भी पता होनी चाहिए, कैसे रिएक्शन फोर्सेज हम निकाल सकते हैं। और बेसिकली ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? डिफ्लेक्शंस पे डिपेंड करता है, तभी हम उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स पता कर सकते हैं। जब ये P लोड लग रहा होगा, तो ये P लोड ऐसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे C पे लग रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हुआ होगा B पॉइंट पे, ऑब्वियसली दैट विल बी K × डेल्टा B। और इस पर्टिकुलर पॉइंट, ये A है, ये B है, और ये D है। इस पर्टिकुलर पॉइंट ये जो है ये फोर्स है, बट मैं डिफ्लेक्शन लिख देता हूँ अभी डेल्टा B, और यहाँ पर इस पॉइंट पे डेल्टा A डिफ्लेक्शन हो रहा होगा, ठीक है। ये समझ में आता है, और ये मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ, इस टाइप से ही है ये, जो एकदम से समझ आती है बात तुरंत देखते सार। और इस पर्टिकुलर मुझे ये भी पता है, सबको ये भी पता है यार, इस पॉइंट मोमेंट ले लेंगे हो जाएगा,
तो डेल्टा ए, अब मेरे से इसने क्या चीज़ पूछी है, रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ फोर्सेज ऑफ स्प्रिंग एट ए दैट ऑफ बी। मतलब समझने वाला सीन क्या है कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर ना ट्रायंगल निकाल के, ये ए दिया है, ये ए दिया है, ये ए दिया है, आप सबसे पहले एक काम कीजिए, आपने इनके डिफ्लेक्शन का रेशियो निकालिए। उसके लिए एक बड़े वाला ट्रायंगल, कौन सा, इसको मैं ई मान लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए डी और बी एफ डी, ये दो ट्रायंगल अगर मैंने लिए तो बेसिकली डेल्टा ए बाय 3a बराबर डेल्टा बी बाय 2a। तो डेल्टा ए बाय डेल्टा बी क्या रहने वाला है, 3/2 आ गया मेरा यहाँ से सॉल्व करके। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैंने ये क्यों निकाल ली है, क्योंकि अब मुझे फोर्सेस का रेशियो निकालना है। फोर्स की वैल्यू क्या रहे, अगर इसी के टर्म्स में, अगर डेल्टा को मेरे को पता है कि P बराबर K इंटू डेल्टा होता है, फोर्स इक्वल्स टू K इंटू डेल्टा। अगर इसने मेरे से पूछा है फोर्स एट A, दैट विल बी KA इंटू डेल्टा A। तो यहाँ से डेल्टा A की वैल्यू क्या आ जाएगी, FA बाय K। तो क्या मैं इस इक्वेशन में रख दूँ, रख देते हैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, इसको साइड करते हैं। ठीक है, तो मेरे को आया है डेल्टा A बाय डेल्टा B दैट इज़ 3/2। अब फोर्स को मैं लिख देता हूँ क्योंकि उसका जो डिफ्लेक्शन फोर्स बाय K है, K कितना है, 2K है। इसी तरह से फोर्स एट B, उसका डिफ्लेक्शन क्या है, स्टिफनेस क्या है, K है, बराबर 3/2। तो ये तो इससे कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा, FA बाय 2FB बराबर 3/2। और तो फोर्स का रेशियो क्या आया हमारे पास, FA बाय F इक्वल्स टू 3। तो इनका जो रेशियो आता है वो कितना आता है, 3 आता है। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये भी, सिंपल बट लॉजिकल। ऐसा कोई बहुत हम भीड़ वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे, इसमें बहुत टाइम लग रहा है, बट हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिमाग लग रहा है। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें, कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा टॉपिक को चेंज किया जाए। हाँ, ये बहुत 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 फेमस क्वेश्चंस हैं ये वाला, ये टॉर्शन का जो क्वेश्चन है ये बहुत फेमस क्वेश्चंस में आता है, बहुत लोगों की इसमें प्रॉब्लम भी है। इसीलिए मुझे लगा कि एक इस पर बताया जाए कि क्या क्या आजमाया जाए, क्या तरीका अपनाया जाए, ये हम देखने वाले हैं अब इसमें कैसे करते हैं इसको। एक स्टेप्ड शाफ्ट दी है, मतलब एक का डायमीटर अलग है, दूसरे का अलग है, फिक्स्ड एट ए एंड सी, द डायमीटर ऑफ अलॉन्ग बी सी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए बी, ओके, द टॉर्शनल रिजिडिटी ऑफ ए बी इज जी इंटू जे, द टॉर्क रिक्वायर्ड ऑफ यूनिट ट्विस्ट एट बी इज, ओके। तो थीटा बी की वैल्यू जो थीटा ए बी के कारण जो हो रहा है वो यूनिट ट्विस्ट हो रहा है, मतलब थीटा इक्वल्स टू 1 है, उसके हेल्प से आपको टॉर्शन जो टॉर्क है वो निकालना है। तो इतना समझ में आता है कि जो थीटा की वैल्यू होती है वो ये होती है TL बाय जी जे। यहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प आने वाली है, मतलब इसकी जो थीटा बी की वैल्यू है वो 1 दी है, तो मैं यहाँ से इसको इधर से कुछ ना कुछ करके ऐसे आएगा। तो क्वेश्चन पढ़ के इतना समझ में आता है, बाकी अभी देखते हैं कैसे सॉल्व होना है इसको। तो मैं इस क्वेश्चन में ही इधर इसी डायग्राम में ही इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ, तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जब टॉर्शन इसमें लग रहा होगा ऐसे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ टॉर्शन लग रहा है जिसकी वैल्यू मैं T मान लेता हूँ, क्लियर। और स्टेप शाफ्ट में हमें पता है कि एक कंसेप्ट क्या है, जो ए पे जो लग रहा होगा, जो इसमें मैं इधर की साइड डायरेक्शन, ऑब्वियसली ये नेट वाला इधर लग रहा है, तो इन दोनों को मैं मतलब टॉर्शन एट ए प्लस टॉर्शन एट सी, या टॉर्क एट ए प्लस टॉर्क एट सी इक्वल्स टू T, ये चीज़ आ गई है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से आती है। दूसरा, जब ये फिक्स्ड शाफ्ट होती हैं इस टाइप से, तो ये हमने सीखा है कि थीटा एट ए बी प्लस थीटा एट बी सी विल बी 0। ठीक है, ये दो सिंपल सी कंडीशंस है। तो यहाँ से इसके लिए ए बी के लिए मैं टॉर्शन ऑब्वियसली इसमें ये जी इंटू जे रहता है, बी सी के लिए ऑब्वियसली अब टी सी रहता है, तो इसे मैं टी माइनस टी ए के टर्म्स में भी कर देता हूँ। इसका लेंथ भी एल ही है, और ये इसका जो टॉर्शनल रिजिडिटी, ऑब्वियसली अब एक चीज़ समझनी पड़ेगी एक तुरंत अब आपको कि यार जब इसका डायमीटर डी है, बाकी सब कुछ सेम है, इसका डायमीटर 2D है, तो इसका टॉर्शनल रिजिडिटी क्या होने वाला है, जी तो सेम है, जी क्या है, सेम है, तो जी तो ऐसे ही है। लेकिन जब जिसका डायमीटर दुगना हो जाता है, ऑब्वियसली जे की वैल्यू किसके डायरेक्शन प्रोपोर्शनल डी की पावर 4 है, तो उसी तरीके से, उसी सिंप्लिसिटी से अगर हम बात करें तो लगभग कितना हो जाता है, लगभग की बात नहीं, मतलब 16 GJ हो जाता है।
2 की पावर 4, वो कितना होता है 16। तो वही चीज़ है, दुगना डायमीटर हो जाता है। तो उसलिए इसकी जो इनकी टोर्शनलिटी ये 16 टाइम्स आने वाली है, ये समझ गए होंगे अब आपको। ये बस इंपॉर्टेंस था इस केस में, ये तो दोनों कंडीशंस हमें पता होती हैं फॉर स्टेप शाफ्ट। तो यहाँ से बराबर करके 0 कर देंगे इसको। यहाँ से टी ए की वैल्यू टी के टर्म्स में आती है, दैट विल बी जी जे से जी जे कैंसिल हो जाएगा, वो आएगी 17 टी/17, टी/17, टी ए इक्वल्स टू टी/17। टी ए की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे नहीं लगता कुछ रहने वाला है इस क्वेश्चन में। अब थीटा ए बी, अब मेरे को पता है एक चीज़, ये जैसे मैंने यहाँ पर बताया भी था, थीटा ए बी इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, गिवन है। इसकी वैल्यू टी ए की वैल्यू टी के टर्म्स में आ गई है, ठीक है। मतलब क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, टी ए इक्वल्स टू टी/17। तो मैं इसको इसमें रख देता हूँ। तो देखिए ध्यान से, ये थीटा ए भी तो 1 दिया है, इसकी वैल्यू टी/17 दी है, एल ऐसे ही दिया है, जी इंटू जे। तो टी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 17 जी जे/एल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शानदार लेवल का क्वेश्चन, सिविल का क्वेश्चन है ये, आईईएस का। तो मेरी एक रिकमेंडेशन है कि जिसको क्वेश्चंस की कमी लगे वो क्वेश्चन हो जाए तो सिविल की बुक उठा लो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की डाउनलोड कर लो और उसके क्वेश्चंस खिलाओ, करो उनको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत बार कराए हैं अपने 100 ट्रिकी क्वेश्चंस की एक लेक्चर सीरीज़ बनाई थी, उसमें मैंने पूरा समझाया हुआ भी था, तो पूरा अच्छे से बताया था। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अब चलते हैं, वो जो कि होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 50th रहेगा वो इस लेक्चर सीरीज़ का। हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी हमारी, ठीक है। दैट विल बी होमवर्क टू यू। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। आपने देखा भी होगा बहुत सारे मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए भी हैं, 10 क्वेश्चंस टोटल 100 में से मैंने इसी लेवल के कराए हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन हैं ये। तो अगर मैं इसको कहूँ कि ये डिस्टेंस 3L है ना, तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना के थोड़ी सी हेल्प कर दूँ आपकी, ये 3L है और ये जो लोड है P ऐसे लग रहा है और ये डिस्टेंस 2L है, ठीक है। तो इस P इंटू 2L को इधर कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जस्ट अपोजिट। ये चीज़ जो है ये ऐसे घूम रहा होगा तो ऑब्वियसली इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, P इंटू 2L, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन इस लोड को यहाँ ट्रांसफ़र करना मत भूलना, ठीक है। अब अगर आपसे कोई ये क्या पूछा है इसने, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी पूछा है, ऑब्वियसली ये इसका डिफ्लेक्शन पूछा है, तो वो क्या रहने वाला है, डिफ्लेक्शन एट बी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लगाएंगे। जो लोड के लिए क्या रहने वाला है, P इंटू एल क्यूब होता है, तो 3L है, PL क्यूब अपॉन 3EI। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो मोमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये नीचे की साइड लग रहा था, ये अपोजिट लग रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, दैट इज इक्वल टू ml²/2EI। ml कितना, m कितना है 2PL, P इंटू 2L, m L स्क्वायर कितना है अपॉन 2EI। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर 3 का क्यूब है और नीचे 3 है, 9PL³/EI आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 9PL³/EI आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 0। ये मैंने करा दिया, होमवर्क देने की सोच रहा था मैं, बट फिर भी मेरा फेवरेट था तो चलो दे दिया। तो बता दिया आपको कैसे क्वेश्चंस होने, और मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको इसमें आने वाली है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके, तो 50 क्वेश्चंस हमारे इस लेक्चर सीरीज़ के कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट अब हम 51st क्वेश्चन से करेंगे, 55 से 55 क्वेश्चन करेंगे, दूसरे टॉपिक्स को अब छेड़ते हैं इसमें हम। ओके, तो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद। लेक्चर को शेयर करें, दोस्तों को रिकमेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।